नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर सारथी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों हम बीकॉम सेमेस्टर थर्ड की ईएफएम की क्लासेज यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में अपना जो टॉपिक है ईएफएम का वो है पंचायती राज, राजस्थान में पंचायती राज। ये जो क्लास है ये ना केवल बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के लिए, इवन जो बीकॉम पार्ट थर्ड है, जो एनुअल स्कीम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में कॉमन टॉपिक है। इसके अलावा अगर आप बीए के स्टूडेंट हो तो बीए के स्टूडेंट में पॉलिटिकल साइंस में भी ये टॉपिक है। तो पंचायती राज एक ऐसा यूनिवर्सल सा टॉपिक है कॉलेज एजुकेशन में, तो लगभग हर किसी ना किसी एग्जाम में आपके पास आपके सामने अवेलेबल रहता है। तो बिना समय व्यर्थ किए आज हम चालू करते हैं पंचायती राज की क्लास। तो दोस्तों जो ईएफएम का पेपर आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, इसकी अपने फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। जो इसमें जो ये डेयरी डेवलपमेंट वगैरह है ये हमने छोड़े हैं, और जानबूझ के हमने छोड़े हैं क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है किस पे, एग्जाम पे, कि आप एग्जाम में पास हो, एकदम अच्छे नंबर से पास हो, तो उस तरीके का आप स्टडी मटेरियल एक बार पढ़ें। थोड़ा सा उस पर है, अगर टाइम रहेगा तो बिल्कुल हम ये जो बचे हुए हैं टॉपिक है इनको भी हम क्लियर करेंगे। तो एक तरीके से हम ये कहें कि फर्स्ट यूनिट से हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, डन। सेकेंड यूनिट से हमने आरडीपीज कंप्लीट कर ली, साथ ही में हमने पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को देख लिया। आज यहाँ से हम देख रहे हैं पंचायती राज को, रूरल फाइनेंस को भी हमने कर लिया। सेकंड यूनिट आज हम टोटली कंप्लीट कर देंगे। थर्ड यूनिट हमारी पूरी की पूरी बच रही है, और फोर्थ यूनिट से हमने टूरिज्म को कर लिया। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को और देख लेंगे। तो ये जो आज का टॉपिक है ये दोस्तों आपका है सेकेंड यूनिट के से है, और सेकेंड यूनिट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चलो जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी इसी टॉपिक से आस्क होने वाले हैं। तो करते हैं आज की शुरुआत। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो महात्मा गांधी जी का एक कथन है, उन्होंने कहा कि एक्चुअल सही मायने में तो डेमोक्रेसी वही है जो कि सीधा, यानी सही डेमोक्रेसी जो संसद में बैठे 20-25 लोगों के द्वारा नहीं चलाई जा सकती, ये सीधी चलाई जानी चाहिए नीचे लेवल से, यानी कि गाँव के तरफ से डायरेक्ट हर गांव के पार्टिसिपेशन से क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी चले। वही है सही मायनों में डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र तो तब चलेगा ना जब लोगों का उसमें क्या होगा, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। तो देखो यहाँ पे जो चित्र है ये बड़ा ही शानदार एआई से क्रिएट किया हुआ चित्र है, कि एक पेड़ है, पेड़ के नीचे पंच सरपंच ये सारे बैठे हैं, गांव के लोगों की क्या लगी हुई है, एक सभा लगी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। बिल्कुल यही एग्जैक्टली क्या है जो भारत है उसका सही मायनों में तो यही है एक संविधान, जो जिसमें हम डायरेक्ट पार्लियामेंट देखते हैं, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, जो पंचायती राज है, उसमें डायरेक्ट पार्लियामेंट को देखा जाता है, डायरेक्ट पार्लियामेंट को देखा जाता है। गाँव का, गाँव के द्वारा, गाँव के लोगों द्वारा जो शासन चलाया जाता है वह क्या होता है, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन होता है। तो इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो राजस्थान वो स्टेट है जहाँ पे शुरुआत से क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण। द पंचायती राज सिस्टम वाज इनोग्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर 1959 एट नागौर फ्रॉम बगदड़ी गांव, और इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि राजस्थान को वो गौरव प्राप्त है जिनके यहाँ से सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो ये टॉपिक अपने लिए राजस्थान इकोनॉमी में और भी ज़्यादा क्या बन जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम मतलब विलेज लेवल पे क्या है, ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे क्या है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे क्या है, पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, जिला परिषद। तो इसको हमने क्या बोला है, 3 टियर सिस्टम, यानी 3 त्रिस्तरीय प्रणाली है। कोऑपरेशन है आपस में, यानी ग्राम पंचायत का पंचायत समिति, पंचायत समिति का जिला परिषद से। फ्रीडम है, यानी पंचायतों को अपने काम करने के लिए, जो भी काम इनको लोटेड है उन कामों में काम करने के लिए ये फ्रीडम है, और अपनी जो टेरिटरी है, अपनी जो बाउंड्री है उसमें ये आराम से काम कर सकते हैं। इलेक्टेड बॉडी है, यानी हर 5 साल से इनके क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। अभी 2025 में राजस्थान में पंचायती राज इलेक्शन होने वाले हैं, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे, आचार संहिता वगैरह लग के। फिर है पावर टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, यानी जो इनके लोकल रिसोर्सेज है उनको ये मोबिलाइज कर सकती है, यूज कर सकती है, ऐसा इनके पास क्या है, पावर है। फिर है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के दोस्तों प्रोग्राम होते हैं वह पंचायती राज के थ्रू ही क्या किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। यानी कि आपका जैसे मान लो मनरेगा है, तो मनरेगा है, पेंशन वाला है, आधार फिलिंग है, जितने भी काम होते हैं पंचायतों के थ्रू होता है, यानी आप पर्टिकुलर अपनी पंचायत में जाके वो काम करते हो।
फिर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी। पावर ऑफ अथॉरिटी कैसे, यानी एक अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कहाँ है, दिल्ली में है। अब दिल्ली में कौन बैठता है, पीएम। अब पीएम जो कौन है आज, मोदी जी है। तो मोदी जी को कैसे पता कि सीकर की किसी एक छोटे से गांव की एक गली में किसी व्यक्ति की ये प्रॉब्लम है, नहीं पता ना। तो जो पावर्स है वो वहाँ किस में है, उस गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और सरपंच के बाद वार्ड पंच। तो पावर का क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और अथॉरिटी का क्या हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन। ये कुछ विशेषताएं हैं पंचायती राज की। अब बढ़ते हैं आगे। हमें पंचायती राज की नीड क्यों है दोस्तों, हमें पंचायती राज की नीड क्यों पड़ी। पहली बात तो ये डेमोक्रेसी का क्या है, बेस है, यानी लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड टू द पीपुल, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया जाने वाला जो राज है उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र है। या किया जाने वाला जो शासन है वही क्या होता है, लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र का बेस भी क्या है, पंचायती राज ही है, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो फिर वह लोकतंत्र कैसे बनेगा। फिर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी अभी मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन, पीएम। फिर स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ कौन, सीएम। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन हो गया, जिला प्रमुख। फिर ब्लॉक लेवल पे क्या हो गया, प्रधान। फिर विलेज लेवल पे क्या हो गया, सरपंच। और वार्ड लेवल पे क्या हो गया, वार्ड पंच। तो ये पावर्स का क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ही तो है। ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण। तो लोकतंत्र का एक सेंटर से अलग अलग सेंटर पे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना, दैट इज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। फिर है फ्यूचर लीडरशिप। अब इन्हीं सरपंचों में से, इन्हीं पंचों में से आगे के हमें क्या मिलते हैं, नेता मिलते हैं। तो फ्यूचर के लीडर भी हमें यहीं से मिलेंगे। फिर है पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब नीड इसलिए पड़ी क्योंकि लोगों में पॉलिटिकली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो हमें किसकी नीड रही, पंचायती राज की। या यूं कहे पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए पंचायती राज की नीड पड़ी, या पॉलिटिकल अवेयरनेस आई तब हमें पंचायती राज की जरूरत पड़ी। फिर कोऑपरेशन बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोगों में और प्रशासन के बीच में क्या होगा, सहयोग होगा। क्योंकि लोगों का अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो वो किससे होता है, सरपंच से। डायरेक्ट किससे होता है, सरपंच। और सरपंच लोकतंत्र की एक बेहद हम ये कहें तो बहुत ही नजदीकी कड़ी है, जिनका लोगों से साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, पीएम का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। फिर है टू सोल्व द लोकल प्रॉब्लम। अब स्थानीय लोगों की जो प्रॉब्लम आएगी उनका समाधान भी कहाँ होगा, स्थानीय लेवल पे होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज का सही उपयोग करने के लिए किसकी नीड है, पंचायती राज की। टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। अब गाँवों में जो बुनियादी ढांचा है, जो आधारभूत ढांचा है, उसको डेवलप करना है तो हमें किसकी नीड है, पंचायती राज की। तो ये वो सारे पॉइंट जो हमें बताते हैं कि पंचायती राज की नीड क्यों है। बढ़ते हैं आगे। अब पंचायती राज की प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं 1990 से पहले की बातें, 1990 से पहले की बातें। इसमें देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ पंचायती राज, लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। यानी कि जब पंचायती राज बना था, यानी कि हमने कहा पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई दोस्तों, 1959 से। लेकिन जब बना था तो सिर्फ इतना ही कहा कि पंचायत होनी चाहिए स्टेट में, उनके इलेक्शन कैसे होंगे, उसके काम क्या होंगे, उसके सरपंच कौन बन सकता है, पंच कौन बन सकता है, जितने भी जो काम थे वो कुछ भी डिसाइड नहीं था। ये सारा किस पे छोड़ा था, स्टेट गवर्नमेंट पे। अब स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा तो इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। कभी भी इनके इलेक्शन हो जाते थे, कभी इनको भंग कर दिया जाता था, इनके कोई पर्टिकुलर काम नहीं थे। उस टाइम पे अगर कोई सरपंच बन गया तो उसके घर से पैसे लगते थे। आज सरपंच निहाल हो जाते हैं, आप सारे जानते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो तब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था, तो पहली प्रॉब्लम तो इसकी यही थी। अब प्रोविजन नहीं था तो इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था कि कैंडिडेट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उम्मीदवार की पात्रता क्या हो, यानी कितने साल का होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास क्या हो कि वह ये कैंडिडेट बन सकता है या नहीं बन सकता, वो कोई डिसाइड नहीं था। कोई पंचायतों की टेन्योर डिसाइड नहीं थी, यानी कितना साल का कार्यकाल होगा ये भी तय नहीं था। क्या काम करेंगे, किस विषय पे काम करेंगे, ये भी तय नहीं था। इंटरफेरेंस बहुत था स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती थी। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर। अब लोगों में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती थी, क्योंकि सरपंच बनना अपने आप में हेडेक लेना था उस टाइम, और
फिर वो पॉलिटिकल विल पावर भी नहीं थी, तो लोग इतने अवेयर भी नहीं थे, तो एक बार जो सरपंच बन गया फिर कई सालों तक या कई लंबे टाइम तक वही सरपंच रहता था, क्योंकि लोग उसी को अपना मुखिया मान लेते थे। फिर है एडवांटेज टू द स्पेसिफिक क्लास, तो एक पर्टिकुलर वर्ग को ही इसका फायदा मिल सका, जो बैकवर्ड थे उनको कोई फायदा नहीं मिला, जो सोशल बैकवर्ड लोग थे वो इतना अवेयर थे नहीं, तो उनको कोई इतना बेनिफिट मिला नहीं। फिर प्रॉब्लम ऑफ लिटरेसी एंड पोवर्टी, यानी लोग गरीब हैं और अशिक्षित तो थे ही थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम रही कि लोगों ने इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए या इसको समझ नहीं सके। फिर है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की अभाव रहा कि किस तरीके से काम होना चाहिए। तो ये वो सारे पॉइंट है जो हमें बताते हैं कि पंचायती राज की क्या प्रॉब्लम आई थी और उन प्रॉब्लम को किस तरीके से रिमूव किया गया, ये हम अब आगे देखते हैं। अब कौन कौन से स्टेप लिए गए थे पंचायती राज के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हम इसको PRI बोलते हैं, PRIs यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, यानी कि ये बलवंत राय मेहता जी हैं। ये राजस्थान में या इंडिया की बात करें, इंडिया में लोकतंत्र यानी पंचायती राज को शुरू करने वाले माने जाते हैं। 1957 में एक स्टडी ग्रुप बनता है जो प्लान प्रोजेक्ट्स पे कमेटी के तौर पे बनता है, जिसके हेड कौन होते हैं, बलवंत राय मेहता जी होते हैं, और इनके हेड बनाया जाता है। उस टाइम 2 प्रोग्राम चल रहे थे, राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उनकी समीक्षा करने हेतु बलवंत राय मेहता जी को 1957 में हेड बनाया जाता है कमेटी का। इन्होंने 1959 में क्या करी, अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया कि आप डेमोक्रेसी का क्या करो, डिसेंट्रलाइजेशन करो, यानी इन शॉर्ट हम यूँ कहें क्या स्टार्ट करो, पंचायती राज स्टार्ट करो। इन्होंने कह दिया, बात अच्छी थी, समझ में भी आई, लेकिन पंचायती राज दोस्तों राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय यानी स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। यानी हमारे देश में 3 तरीके की लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट और एक कॉनकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे जो कानून सब्जेक्ट होंगे उन पे कानून कौन बनाएगा, एक स्टेट बनाएगा। यूनियन लिस्ट पे कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। और कॉनकरेंट पे दोनों बनाएंगे, अगर उन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंटर की चलेगी। अब पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का है। अब बलवंत राय मेहता जी ने तो कह दिया, अब बात यह है कि कौन सा स्टेट इसके लिए हाँ करे कि वहाँ हमारे यहाँ से पंचायती राज स्टार्ट करो। तो 2 स्टेट थे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये आगे आए, राजस्थान वो स्टेट बना जहां से पंचायती राज की क्या हुई, शुरुआत हुई। अभी हमने पढ़ा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, नागौर डिस्ट्रिक्ट से, और गांव कौन सा था, बगदड़ी गांव था, जिसको आज बगसागर बोला जाता है। यहाँ से पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। तो राजस्थान वो स्टेट है जहां से पंचायती राज की शुरुआत हुई, बट आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जहां पे पंचायती राज का पहली बार क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। यानी राजस्थान से इसका उद्घाटन हुआ, बट इलेक्शन पहली बार कहाँ हुए थे, आंध्र प्रदेश से हुए थे। तो बलवंत राय मेहता जी को फादर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है इंडिया में। ये मेहता जी है जो फिर 1965 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे इनके हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। अगर आपने भुज मूवी देखी है दोस्तों, तो भुज मूवी में आप ये सीन भी देखते हो, एक वाकया जिक्र होता है, वो यही बलवंत राय मेहता जी हैं। ये बहुत ही नामचीन पर्सन है पंचायती राज सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं दूसरी, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनती है और अगस्त 78 में इनकी रिपोर्टिंग आती है या रिपोर्ट करती है, और रिपोर्ट में रिकमेंडेशन करती है कि 3 टियर नहीं 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, गाँव का विकास होना चाहिए, जिला परिषद को काम देने चाहिए, यानी प्लानिंग से रिलेटेड इसको काम दो जिला परिषद को, और साथ ही में तो जो PRIs यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे इनके क्या होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए, यानी पॉलिटिकल पार्टी के इसको सिंबल मिलने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू इसमें होना चाहिए ताकि इनको थोड़ी तवज्जो मिले, क्योंकि फिर नेताओं का इसमें हाथ आएगा। तो ये किसने रिकमेंड किया था, अशोक मेहता साहब ने। फिर GVK राव कमेटी बनती है 1985 में। इन्होंने रिकमेंडेशन करी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिश्नर बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनना चाहिए, किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर आगे आती है LM सिंघवी कमेटी। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। ये वो कमेटी है, ये 1986 में स्टैब्लिश हुई थी, और इन्होंने रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा कि अगर पंचायती राज को आप सही मायनों में सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो इसको क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनाओ, यानी कि संविधान में लिखो इसकी बातें, ताकि
राज्य सरकारें इसके ऊपर फोकस करें, राज्य सरकारें इसको माने, क्योंकि सरकारों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। सरकारें जब चाहे चुनाव करवा लेती है, जब चाहे इसको डिस्टर्ब कर देती है। इनके पास कोई फाइनेंस का सोर्स नहीं है, इनके पास कोई ढंग का काम नहीं है, इनके काम स्पेसिफाइड नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें थी। कौन कैंडिडेट आ सकता है, कितना कार्यकाल होगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो एल.एम. सिंघवी साहब कहते हैं कि इनको क्या बनाओ, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम करो इसको, ताकि इसको संविधान में लिखो, ताकि इसका सही ढंग से क्या हो, फॉलोअप हो सके। बात में दम था। फिर इसी के चलते 73rd अमेंडमेंट किया गया संविधान में, क्योंकि अब कोई चीज़ संविधान में नहीं लिखी हुई है तो उसको संविधान में लिखेंगे तो क्या लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा, बिल पास होगा, फिर उसके बाद संविधान में अमेंडमेंट होने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो 73rd बिल लाया गया, और ये 73rd बिल कब अप्लाई हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को अप्लाई हुआ था। यानी कि हम ये कहें कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो प्रोविजन है वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गए थे। इसलिए हम 24 अप्रैल को ध्यान रखना कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों, पंचायती राज दिवस। यानी इंडिया में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दी या अप्लाई ऑफ दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजंस। फिर इससे क्या हुआ, इसके ये फीचर्स हैं, इसमें पीआरआईज को यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। इसका क्या प्रभाव रहा, संविधान में 16 आर्टिकल जोड़े गए, यानी 243 से 243 और तक नए 16 आर्टिकल जोड़े गए। संविधान में एक नया पार्ट ऐड किया गया 9th का। संविधान में एक नई अनुसूची यानी शेड्यूल 11 शेड्यूल ऐड की गई। फिर इसमें यह बताया गया कि जितने पंचायती राज होंगे इनका टेन्योर कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। प्रोविजन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा जो कि राज्य सरकार से पंचायती राज को यानी कि इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या दिलवाएगा, फाइनेंस की व्यवस्था करवाएगा। प्रोविजन फॉर स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा जो कि इनके चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करवाएगा। 1/3 रिजर्वेशन रहेगा किसके लिए, वोमेन्स के लिए। SC/ST को जनसंख्या के आधार पे, जितनी जनसंख्या है उस आधार पे इनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये कुछ प्रोविजन के क्या है, कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे। हालांकि ये सारे नहीं है, हमने कुछ मोटे मोटे फीचर्स लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। कि 243 किससे रिलेटेड हुआ दोस्तों, 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड हुआ या PRI से रिलेटेड हुआ। भाग 9 कौन किससे रिलेटेड हुआ, PRI से। शेड्यूल 11 किससे रिलेटेड हुई, PRI से। PRI का टेन्योर कितना होगा, 5 साल। 1/3 किसका रिजर्वेशन हुआ, वुमन का। SC/ST का रिजर्वेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और कब अप्लाई हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। क्लास हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन इस क्लास के बाद आपका पंचायती राज से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है वो सारी क्लियर हो जाएगी एज ए बीकॉम स्टूडेंट। आपको कहीं और से इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आप जो भी स्टडी मटेरियल है उससे जो आप पढ़ोगे तो वो आपको तुरंत समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं पंचायती राज इन राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज का क्या सिस्टम है, हम बात कर रहे हैं आफ्टर 73rd अमेंडमेंट की, यानी कि अब बात कर रहे हैं जब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है तब की। अब देखो 3 अलग अलग लेवल है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत। विलेज लेवल पे है ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पे यानी तहसील लेवल पे क्या है, पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, जिला परिषद। ठीक है। अब जो ग्राम पंचायत है उसका सरपंच को सॉरी उसका हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। और जो पंचायत समिति है उसका हेड कौन होता है दोस्तों, प्रधान होता है। और जिला प्रमुख किसका हेड होता है, जिला परिषद का। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, इसके उप सरपंच होगा, इसका उप प्रधान होगा और इसका उप जिला प्रमुख होगा। तो ये आपके सामने एक छोटी सी टेबल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जरूर ध्यान रखना। मैं बार बार इस बात पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप NEP के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, और NEP में जो आपका पेपर पैटर्न है वो किस फॉर्म में है, A, B और C 3 सेक्शन में होगा। शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप और एंड लॉन्ग टाइप। अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है तो हमारा जो एक वीडियो अपलोड है एग्जाम पैटर्न के नाम से, आप उसको जाके जरूर देखें। वहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल में एग्जाम पैटर्न पे डिस्कस कर रखा है कि आपका एग्जाम किस तरीके से आने वाला है, आपका पेपर किस तरीके से डिजाइन होने वाला है, और वो कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान में रख के आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो। तो वहाँ पे जो छोटे क्वेश्चन है वहाँ पे आपके लिए क्या हो जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विलेज लेवल पे क्या होती है, ग्राम पंचायत। तहसील लेवल पे क्या होती है, पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होती है, जिला
परिषद, कौन किसका हेड होता है ये आपके सामने है। बात करते हैं आगे। अब पंचायती राज के क्या अचीवमेंट है, पंचायती राज के क्या अचीवमेंट है, उपलब्धि क्या है। तो पहला, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लोगों में समझ का विकास हुआ है कि नहीं हुआ, समझ का विकास हुआ है। पहले आज से अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं या 20 साल पहले की बात करूं तो लोगों को इतना पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता था, बट आज के टाइम की बात करें तो लोगों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। लोग इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, अपने वोट डालने के लिए, इलेक्शन में अपीयर होने के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, सही बताए तो बहुत ज़्यादा अपने आप इसको ड्यूटी समझते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या है, पंचायती राज की एक अंडरस्टैंडिंग है, पंचायती राज का एक अचीवमेंट है कि लोगों में इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग का क्या हुआ है, डेवलपमेंट। फिर अवेकिंग फॉर राइट्स, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है, अपने अधिकारों के प्रति क्या है, जागरूकता, यानी कि हम शोषण नहीं करवा सकते, अब हमें पता है कि हमारे अधिकार क्या है। फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन विलेजेस, गांव में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक वाटर, हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये लगभग आज हर गांव में, राजस्थान के लगभग 99% विलेजेस में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। घर से, हर घर में नल से जल, इस तरीके के अभी वो जो चल रहे हैं, मिशन चल रहे हैं, उनसे भी घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है। रोड सब गांव में, ऑलमोस्ट गांव रोड से कनेक्ट हो चुके हैं। हेल्थ फैसिलिटी यानी प्राथमिक सामुदायिक केंद्र राज्य गांव में बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे हुई, पंचायती राज जब हुआ डेवलप तो उससे ये अचीवमेंट हुआ। फिर है एजुकेशन स्प्रेड, गांव में एजुकेशन का विस्तार हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। पहले गांव में स्कूलें बहुत कम होती थी, धीरे धीरे स्कूलें बनी, लोगों में इस बात का समझ आई कि हाँ हमें ये सब करना चाहिए, तो लोग पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान देने लगे, माँ बाप भी ध्यान देने लग गए। तो एजुकेशन का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। फिर एराडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स, यानी जो सामाजिक बुराइयाँ थी, जिसमें हम बात करें कि महिलाओं को सिर्फ रसोई तक सीमित समझा जाता था, आज महिलाएं कंधे से कंधा मिला के काम करती है या खड़ी रहती है। और ऊपर से पंचायती राज में 1/3 क्या है, महिलाओं का आरक्षण भी है। तो महिलाएं लीडरशिप में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत राजस्थान की, क्योंकि जितनी राजस्थान में पंचायतें हैं उनमें 1/3 में तो कौन होगी, डेफिनेटली महिला ही होगी। तो फिर इस तरीके से जो सोशल इविल है, महिलाओं को रसोई से बाहर निकालना या फिर उनको समाज की मुख्य धारा से लाना, प्लस पर्दा फर्दा, ठीक है, महिलाओं को पढ़ाई यानी कि बालिका शिक्षा, ये सारी चीज़ें जो धीरे धीरे पहले कम थी अब धीरे धीरे, और फिर जाति प्रथा ये बहुत कम हो गया, छुआछूत खूब होता था वो कम हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका क्या हुआ है, एराडिकेशन हुआ है। साथ में कई जगह मृत्यु भोज भी बंद है, और जो अच्छी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं जो सोशल इविल्स थी उनको क्या हुआ है, उनका एराडिकेशन हुआ है, वो कम हुई है, यानी हम इसको कहेंगे सामाजिक बुराई का उन्मूलन हुआ है। तो ये हमारे सामने कुछ पॉइंट है जो पंचायती राज का अचीवमेंट हमें बताते हैं। अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, इस चैप्टर से आएगा कि पंचायती राज से आप क्या समझते हो, पंचायती राज से आप क्या समझते हो, पंचायती राज का क्रिटिकली आलोचनात्मक वर्णन करो। तो आपको इसकी अचीवमेंट भी बतानी होगी और आपको इसको क्या बतानी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स भी बतानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा, या एक बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, राइट एन एसे ऑन पंचायती राज, पंचायती राज पे एक निबंध लिखो, इस तरीके का आएगा। या छोटा क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा प्रॉब्लम्स ऑफ पंचायती राज, या 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन हम एक अलग सीरीज में, हम एक वीडियो लेके आएंगे, उस वीडियो में हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, ये आपकी सेकंड यूनिट ईएफएम के लिए बहुत ही एक शानदार क्लास है। आप बीकॉम पार्ट 3rd के स्टूडेंट के लिए भी है और बीकॉम सेमेस्टर 3rd के स्टूडेंट के लिए भी है। इसके अलावा अगर आप बीए के स्टूडेंट हो वहाँ भी ये बहुत यूजफुल क्लास है। आप इस क्लास के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अगर चैनल में, दोस्तों मैंने ये देखा है कि आप क्लास वगैरह देखते हो लेकिन चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको पर्टिकुलर किसी क्लास की वीडियो चाहिए होती है या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके बारे में आपको कुछ पूछना है, वो आपका मेजर पेपर हो सकता है, माइनर हो सकता है और अदर पेपर हो सकते हैं, तो उनके लिए आप कमेंट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम को बहुत ढंग से आपको देना है। अगर एग्जाम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ जल्द ही आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।